हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सीबीएसई मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी मैं समझता हूं कि आप सभी अच्छी तरह से कर चुके होंगे। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी होगी। अब आपको तैयारी करनी है कल परीक्षा देने जाने के। तो आप अपनी पढ़ाई अब बंद कीजिए। अब पढ़ने के लिए किसी भी स्टडी मटेरियल को पलटने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स छोड़िए और उसको अपना जो इनवॉलंटरी वर्क है वो करने दीजिए। यानी कभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आपका दिमाग उस चीज को अब सिंक्रोनाइज करे और एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में वो अपने मेमोरी में सेव करे। तभी जब आप कल परीक्षा देने जाएंगे तो जैसे ही सवाल आप पढ़ेंगे वैसे ही दिमाग आपका उन सवालों का जवाब देना शुरू करेगा। इसीलिए अब रिलैक्स कर दें और अब आप परीक्षा देने जाने की तैयारी करें। उस तैयारी में सबसे पहले आपको जो परीक्षा देने जाना है वो यूनिफॉर्म में ही जाना है। आप जिस किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, उस स्कूल का जो यूनिफॉर्म है नीचे से ऊपर तक कंप्लीट यूनिफॉर्म पहन करके ही आपको जाना है। तो आप अपने स्कूल का जो भी नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म है, जूता, मोजा, पैंट, शर्ट, स्कर्ट या सलवार समीज, दुपट्टा या टाई, बेल्ट वगैरह वगैरह, हाँ रुमाल भी जरूर लें, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आपके स्कूल का आई कार्ड, उसको भी आप जरूर लें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना आई कार्ड का आपका यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं होता। इन सभी चीज़ों को अरेंज करके एक ऐसी जगह पर रख दें जहाँ जब आप सुबह जगह नहा धो करके आए तो आप उस जगह पर पहुँचे और अपना यूनिफॉर्म आप पहने। सुबह में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े कि आई कार्ड कहाँ है, तो टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, जूता कहाँ है, मोजा कहाँ है, वगैरह वगैरह, सब कुछ एक जगह होना चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत है। आप उन मटेरियल्स को भी अभी इकट्ठा करें और एक ट्रांसपेरेंट पाउच में, इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट पाउच आप ले लें, फाइल फोल्डर भी बोलते हैं इसको, वो आप ले लें ट्रांसपेरेंट पाउच। उस पाउच में जो भी एग्जाम देने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करें। जैसे कि आपको चाहिए एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों। ऐसा नहीं कि केवल आपने बॉक्स लिया और उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और वो ज्योमेट्री बॉक्स आप लें। इस ज्योमेट्री बॉक्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसे आप अपने ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें। इसके अलावा एक लॉन्ग स्केल 30 सेंटीमीटर का जो ट्रांसपेरेंट स्केल आता है, आप ये लें और इसको अपने इस ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें। फिर आपको एग्जाम लिखने के लिए पेन चाहिए। आप 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन लें जो बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह लिखे और जिसके ऊपर लिखते लिखते आपका हाथ बिल्कुल सेट हो गया, वैसा आप पेन लें। हाँ, जेल पेन या फाउंटेन पेन लेने की राय मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उसके जो इंक होते हैं पसीना लगने से या जरा सा पानी वगैरह पड़ने से बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, आसानी से फैल जाते हैं। लेकिन बॉल पॉइंट पेन का जो इंक है वो आसानी से इन परिस्थितियों में नहीं फैलता है। तो यह बेटर होगा आप 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लें। ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन अदर कलर के पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप एक पेंसिल लें, अच्छी वाली एक पेंसिल लें और उसकी दोनों साइड की जो नोक है पहले से आप छील करके रख लें, ताकि इस्तेमाल करते हो अगर आप एक तरफ से इस्तेमाल कर अगर उसकी नोक टूट गई तो फिर आपको छीलने में टाइम वेस्ट नहीं करा, तुरंत पेंसिल पलटे और दूसरी तरफ से लिखना शुरू कर दें। हाँ, अगर खुदा ना खास्ते दोनों तरफ से अगर पेंसिल टूट जाती है तब ऐसे केस में पेंसिल छीलने के लिए आपके पास शार्पनर, जिसको कि कटर बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक शार्पनर भी अपने इस पाउच में रखें। पेंसिल से आपने काम किया है, हो सकता है कि मिटा करके करेक्शन करने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आपको इरेजर, जिसको कि आप रबर बोलते हो, वो भी गुड कंडीशन में आपके पास इस पाउच में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ आपका एडमिट कार्ड ज़रूर रहना चाहिए। तो इससे भी आप अपने इस ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें, इसको बंद करें
और फिर इस ट्रांसपेरेंट पाउच को एक ऐसी सुरक्षित जगह रख दें जहां कल सुबह एग्जाम के लिए निकलते हो, ये चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से मिल जाए, परेशान नहीं होना पड़े, किसी चीज़ को ढूंढना नहीं पड़े। आपके पास आपकी पहचान के लिए स्कूल का मिला हुआ आई कार्ड होगा और उसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड है। ये दो चीज़ें मच मोर एनफ हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर आप एक और आइडेंटिटी कार्ड, पहचान कार्ड अपने साथ ले सकते हैं, वह है आपका आधार कार्ड। चलिए, यह मैटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ नहीं ले जाना है। जो चीज़ आप भूल से भी अपने साथ नहीं ले जाएं, वो चीज़ आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है। वो ये है मोबाइल फ़ोन, चैट जीपीटी, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हैं, डिजिटल जो डिवाइसेस हैं, वो आपको अपने साथ एग्जाम हॉल में ले करके नहीं जाना है। ओके, इसके बाद अब जब ये आपको पता चलेगा क्या नहीं ले जाना और क्या ले जाना, उसकी आपने तैयारी कर ली है, तो अब आप सो जाइए, रिलैक्स खाइए पीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप गाना सुन सकते हैं थोड़ी देर, टीवी थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी आप सो जाइए, साउंड स्लीप लीजिए, गहरी नींद लीजिए और पूरी नींद पूरी करने के बाद कल सुबह जगिए। जगने के बाद आप फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और अपना नीचे से ऊपर तक कंप्लीट यूनिफॉर्म पहन करके तैयार हो जाइए। उसके बाद आप हल्का खाना खाइए, इजी टू डाइजेस्ट खाना लीजिए, ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं लीजिए, बाहर का फूड नहीं लीजिए, घर का बना हुआ खाना लीजिए, इजी टू डाइजेस्ट, जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। आप खाली पेट एग्जाम देने कभी भी ना जाएं और गर्दन तक दबाकर खा करके भी नहीं जाए, हल्का खा करके जाए, पर खा करके जाए और अच्छा खा करके जाए, हेल्दी फूड लेकर के जाए, इजी टू डाइजेस्ट। घर से निकलते हो तो आप अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि जहाँ पर दवा नहीं काम करती है वहाँ दुआ काम करती है और आपको इस वक्त दुआ की भी बहुत अधिक ज़रूरत है। आपने दवा तो अपना किया ही है। आप घर से बिल्कुल टाइम से निकलें, इस कैलकुलेशन के साथ निकलें ताकि आप हर हाल में अपने एग्जाम सेंटर पर लेटेस्ट 9:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि एग्जाम शुरू होने का जो टाइम है वो है 10:30 AM ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं सीबीएसई वर्ल्ड में जहाँ जहाँ एग्जाम कंडक्ट करती है वहाँ भी हमारे भारतीय टाइम के अनुसार ही सुबह 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा और एंट्री टाइम है सुबह के 10 बजे। तो आपको हर हाल में 9:30 बजे पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचने और एंट्री करने के बीच में भी आपको कुछ काम होता है। अगर आप विलंब करेंगे, जरा सी भी विलंब होगी, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप नर्वस हो जाएंगे और जो आप साइकोलॉजिकल और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम को खराब कर सकता है। तो बेहतर है आप टाइम से निकले, रिलैक्स निकले। हाँ, इस दौरान एग्जाम शुरू होने से पहले तक कभी भी आप स्टडी के बारे में किसी से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करें। फिल्म की बात करें, आप टीवी सीरियल की बात करें, यार दोस्तों की बात करें, हंसी मजाक करें, पर पढ़ाई से संबंधित बात नहीं करें। और कहीं बात चल रही है तो वहां आप जाए भी नहीं, वो घातक होता है। क्यों घातक होता है? अगर किसी ने कहा कि ये फला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ढेलाने ने कहा है और ये तो आएगा ही आएगा, और खुदा ना खास्ते अगर आपको उस सवाल का जवाब नहीं आता है तो फिर आप मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यही सोचें कि आप बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं और एग्जाम में वही सवाल आए हैं जिनका जवाब आपको अच्छी तरह से आता है। ओके, और वैसे भी इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है सीबीएसई की बोर्ड के इतिहास में सबसे आसान क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सबका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा, आप बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएंगे, मार्क्स लेकर के आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेक करें। जो एग्जाम सेंटर का गेट है, गेट के बगल दीवार है, उस दीवार पर
सीटिंग अरेंजमेंट चिपका हुआ रहता है प्रिंटेड फॉर्म में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में। आप वहाँ पर जाएं, अपना रोल नंबर चेक करें, रोल नंबर के अनुसार कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ है। उस जिस किसी भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ा, उस स्कूल के किस ब्लॉक के किस मंजिल के किस रूम नंबर में आपका है, आप चेक करें। जैसे ही गेट खुले, एंट्री हो, आप अपनी जांच करवाएं, क्योंकि जांच करके ही एंट्री होती है। आप अंदर जाएं, अंदर जाने के बाद आप सबसे पहले वॉशरूम तलाश करें। तो वॉशरूम किधर है, टॉयलेट रूम किधर है, आप वहां जाएं। पैखाना पेशाब जो भी करना है वो आप करें। मुंह हाथ धोएं, कुल्ला करें, पोंछें, अपने आप को तरोताज़ा करें, री एनर्जाइज करें, रिफ्रेश करें एग्जाम के लिए। फिर आप उस एग्जाम हॉल में जाएं जहाँ आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। वहां पहुंच करके डेस्क पर आप देखेंगे कि रोल नंबर्स लिखे हुए, आप अपना ढूंढिए रोल नंबर आपका कहाँ है और उस जगह पर आप जाइए। और जाने के बाद उस बेंच डेस्क के इर्द गिर्द चारों तरफ आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह से देखिए, पहले से कहीं कोई चीटिंग मटेरियल तो नहीं है। अगर है तो आप उसको हटाइए, डस्टबिन में डालिए। अगर बेंच डेस्क पर ही लिखा हुआ है तो उसको मिटाइए, या फिर जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स हैं उनको आप बताइए कि यहाँ पर पहले से ये चीटिंग मटेरियल अवेलेबल है, ये मेरा नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और एग्ज़ाम लिखना आपने शुरू कर दिया और उस बीच में कोई इंक्वायरी आती है, इन्विजिलेटर्स आते हैं, कोई चेकिंग आती है, तो वो लोग समझेंगे कि चीटिंग मटेरियल आपका ही है और वो आपको ही टॉर्चर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप रिलैक्स होकर अपनी जगह बैठे। आप जो अपने साथ ट्रांसपेरेंट पाउच ले गए हो उसको डेस्क पर रखें, सारे सामान रखें। थोड़ी देर के बाद इन्विजिलेटर्स आएंगे और आपको एग्जाम संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दें, आप हर हाल में उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो अप करें। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट। क्वेश्चन पेपर पर जगह होता है अपना रोल नंबर लिखने का, उस पर आप अपना रोल नंबर जरूर लिखें। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, और आप यहाँ पर देखिए रोल नंबर ये जगह बना हुआ है, इस तरह का जगह आपको मिलेगा। तो वैसे जगहों पर आप अपना रोल नंबर लिखें, रोल नंबर एडमिट कार्ड में से देख करके लिखें। ये देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, यहाँ भी रोल नंबर लिखने के लिए जगह है। ये है साइंस का, यहाँ भी रोल नंबर लिखने के लिए जगह है। यह इंग्लिश का, यहाँ भी रोल नंबर लिखने के लिए जगह है। तो इस तरह से वहाँ पर रोल नंबर लिखने के लिए जगह होता है। उस पर्टिकुलर जगह पर आप अपना रोल नंबर जरूर लिखें एडमिट कार्ड में से देख करके। उसके बाद बारी आएगी आंसर शीट पर अपने पर्टिकुलर्स, अपने डिटेल्स को भरने की। तो आपको जो आंसर शीट मिलने वाला है कुछ इस तरह का मिलेगा। ये पहला जो आंसर शीट का बुकलेट मिलेगा ये 32 पेजेस का होगा। ये है उसका कवर पेज जिसके ऊपर आपको डिटेल्स भरनी है। देखिए आप ध्यान से यहाँ क्या लिखा, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अनुसार भरे, यानी कि एडमिट कार्ड के अनुसार आपको अपने डिटेल्स इसमें फिलअप करने हैं। तो ये साथ में सामने आप अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए और इसमें से डिटेल्स देख करके इसमें आप भरिए। पहला है सब्जेक्ट। तो कल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपके एडमिट कार्ड के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है हिंदी कोर्स ए, यही आपका सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी कोर्स ए, तो आप यहाँ लिखिए हिंदी कोर्स ए। यहाँ से स्पेलिंग देकर के आप एज इट इज उतार लीजिए। देन है सब्जेक्ट कोड। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड 002 कल का, यही कोड आप यहाँ पर लिखिए 002। उसके बाद है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। कल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं कल है वेंसडे, WEDNESDAY आप यहाँ पर लिखें, कॉमा डाल करके कल का आप डेट लिखें। यहाँ से आप एडमिट कार्ड में से भी डेट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 21/2/2024, इसी स्टाइल में आप यहाँ भी लिखिए। ध्यान रहे कि ऊपर से नीचे तक फॉन्ट का साइज ठीक ठाक रहना चाहिए। फॉन्ट का साइज इस तरीके से हो कि जितना स्पेस प्रोवाइडेड है उतने में ही आप अपने डिटेल्स भर सकें। ये जो बॉर्डर लाइन जा रही है इस बॉर्डर लाइन को पार नहीं करना है। ओके, देन है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। आप कल हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदी को आप हिंदी में ही लिखेंगे, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हिंदी। देन है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा, वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर कोड लिखा हुआ प्रश्न पत्र कोड, और इसी के ऊपर होता है सेट। राइट हैंड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर सेट नंबर और उसके नीचे
क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होता है। ये हिंदी का पेपर है 2023 का, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स भी दिखाऊं, यहाँ पर देखिए सेट नंबर, क्वेश्चन पेपर कोड, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में यहाँ भी है सेट नंबर और ये रहा क्वेश्चन पेपर कोड राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। यहाँ भी है, इसमें भी है, यहाँ पर सेट, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड और इसमें भी है, यहाँ पर सेट नंबर और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर कोड देखिए और फिर उसको लिखिए। जैसे यहाँ इसका हमने एग्जांपल लेते हैं 3/6/1 है, यहाँ पर लिखा गया। फिर है सेट, यहाँ बताया अभी ऊपर में सेट लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर कोड के ऊपर। ये सेट 1 2 3 4 जो भी हो वो सेट आप यहाँ पर क्या करना है, डार्क करना है। कैसे करते हैं, पहले बाउंड्री के ऊपर पेन चलाते हैं, फिर अंदर खूब अच्छी तरह से भरते हैं। ये प्रॉपरली भरा हुआ रहना चाहिए, बाउंड्री के बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर आधा अधूरा भी नहीं रहना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। आपको पहले ये जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिली, सॉरी आंसर शीट की जो बुकलेट मिली है 32 पेजेस की है। अगर आपको कम पड़ता है और भी अगर आप एडिशनल पेजेस लेते हैं तो कितने एडिशनल शीट्स आप लिए हैं उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। एडिशनल वो भी बुकलेट की फॉर्म में आती है, तो वो आपको यहाँ पर उसकी काउंटिंग लिखनी है। 1 लिया है तो 01, 2 लिया है तो 02, 3 लिया है तो 03, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। और अगर आपने एक भी नहीं लिया है, उतने में ही काम चल गया है तो 00। पर ये शुरू में नहीं भरना है, ये लास्ट में भरना है, क्योंकि पूरा एग्जाम फाइनल होने के बाद ही तो आप समझ पाएंगे कि आपने कितनी एडिशनल शीट्स यूज किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो ये बॉक्स अभी खाली छोड़ना है, लेकिन अंत में जरूर आंसर शीट सबमिट करने से पहले इसको जरूर भरना है, भूलना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज। अगर आपके पास कोई डिजेबिलिटी है, विकलांगता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस, नहीं है तो लिखेंगे नो। देन है अगर आपके पास कोई विकलांगता है, डिजेबिलिटी है, तो उसका एक कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, वो वाली कोड यहाँ पर लिखनी है। नहीं है तो N/A लिखना है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। कई परीक्षार्थी एग्जामिनी ऐसे होते हैं कि जो अपना एग्जाम खुद लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनको एक अलग से राइटर दिया जाता है, यानी कि परीक्षार्थी जो एक्चुअल हैं वो आंसर बोलते हैं और उनको जो राइटर दिया गया वो उनकी बात को सुनकर का आंसर शीट पर लिखता है। तो अगर ऐसा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। ये विजुअली चैलेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। अगर आप दृष्टिहीन हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखना है N/A, यानी कि नॉट अप्लीकेबल। देन है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस फॉर ऑफिस यूज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। फिर आइए आप इस साइड, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ये ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर है कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। अब आप यहाँ पर आप नाम लिखें कैपिटल लेटर्स में, एक बॉक्स में एक लेटर। अगर आपका नाम 2 शब्दों का है तो दोनों शब्दों के बीच में एक बॉक्स बिल्कुल खाली छोड़ेंगे। 3 शब्द का है तो पहले और दूसरे शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर दूसरे और तीसरे शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। फिर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स को, यहाँ पर जैसे जे लिखा है तो यहाँ पर जे को डार्क किया गया, ये लिखा है तो ये को, आई लिखा है तो आई को, और इसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसमें कहीं किसी को डार्क नहीं किया गया है। इसी तरह के कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स को आपको ऊपर से नीचे तक जहां कहीं भी मिले ढूंढ करके उसको डार्कन करना है। फिर यहाँ है रोल नंबर। ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, वही रोल नंबर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, उसके सामने ये वाली रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और फिर कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को डार्क करना है। फिर यहाँ है सब्जेक्ट कोड। तो अभी आपको दिखाया था सब्जेक्ट नेम के ठीक लेफ्ट में सब्जेक्ट कोड 002 लिखा है कल के लिए, तो आप यहाँ पर 002 लिखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को आप डार्क करेंगे। फिर ये सेंटर नंबर, एक बार फिर से आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सेंटर नंबर, उसके सामने ये नंबर है, ये वाला नंबर आपको यहाँ पर
लिखना है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को डार्कन करना है। यहाँ सब्जेक्ट आप जाहिर सी बात है कल एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी कोर्स ए का, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी कोर्स ए, एडमिट कार्ड से देख कर लिखिए। फिर ये स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड में स्कूल नंबर, आपके स्कूल का नंबर एक दिया हुआ है, ये रहा स्कूल नंबर, उसके सामने ये लिखा हुआ नंबर, ये वाला नंबर अब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है रोल नंबर इन वर्ड्स, यहाँ पर रोल नंबर आप इन फिगर्स में लिखे थे, डिजिट्स में लिखे थे, यहाँ पर इन वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि खाली स्थान है, फिर करोड़ लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर लैक्स, फिर खाली स्थान, फिर थाउजेंड्स, फिर खाली स्थान। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आपका रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल ले रहे जो मेरे पास सैंपल एडमिट कार्ड का 2 करोड़, तो करोड़ तो ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, तो आपको क्या लिखना है, आपको केवल 2 लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ क्या 22 लैक्स, तो ये लिखा हुआ लैख लिखा हुआ, आपको क्या लिखना है 22 इसमें भर देना है। फिर यहाँ थाउजेंड्स लिखा हुआ है 68,000, ये 1000 तो लिखा हुआ है, आपको क्या भरना है बीच में 68। उसके बाद बाकी जितना बच गया यहाँ पर जैसे 562 ओनली, तो ये चीज़ आपको इस लाइन में लिख देनी है। ओके। फिर है फादर से गार्जियंस नेम, आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है फादर से गार्जियंस नेम, ये वाला नाम आपको वहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखिए। फिर है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिए, ठीक उसी तरह से जैसा कि सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर है, या फिर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था 9th क्लास में बोर्ड के लिए, या फिर जब आपने 10th में एग्जाम फॉर्म भरा था उस वक्त उन फॉर्म्स पे जिस तरह का सिग्नेचर किया था उसी तरह का सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर है, और वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। फिर यहाँ देखिए सहायक अधीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, और केंद्र अधीक्षक की मुहर पर भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आप पेज पलटिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एमआर शीट है, ये कंप्यूटर से जांच होगा, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी स्क्रैच मार्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, करेक्शन फ्लूइड वाइटनर नहीं लगाना है, ब्लेड नहीं लगाना है, इरेजर नहीं लगाना है, या किसी तरह का अदर मार्क नहीं लगाना है। आप बिल्कुल कूल माइंड से, शांत दिमाग से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, बिना डरे, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए, बिल्कुल चेयरफुल मूड में इसको आप भरेंगे, कोई गलती नहीं होगी। उसके बावजूद भी अगर भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर एग्जामिनर इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप उनसे पूछें, उनसे गाइडलाइन लेकर के उसको आप फिलअप करें। फिर भी खुदा ना खास्ते अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप उनसे संपर्क करें और उनसे रिक्वेस्ट करें अपना आंसर शीट बदलने के लिए, वो बदल देंगे। इसके बाद है जब आप पेज पलटेंगे तो एक पेज और मिलेगा, यहाँ भी आपको कुछ अपने डिटेल्स लिखने हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट शुड राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर कोड एक बार फिर से वही आ गया जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, प्रश्न पत्र कोड, ये वाली कोड आपको यहाँ पर लिखनी है। देन है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड इफ एनी, अगर आपने कोई यूज किया है सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल शीट लिया है, एक्स्ट्रा लिया है लिखने के लिए, तो उसकी काउंटिंग आपको पता होगी, वो यहाँ पर लिखनी है। पीछे भी पेज पर यहाँ भी लिखनी थी, मैंने कहा कि अभी नहीं लिखना है, शुरू में नहीं लिखना है, जब आप एग्जाम दे देंगे सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने एडिशनल शीट यूज किया है या नहीं किया। नहीं किया है तो आप 0-0 लिखे, और किया है तो कितना किया है उसकी काउंटिंग 01 या 02 या 03 आप यहाँ पर लिखें। रोल नंबर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू बी फिल्ड हियर, ये फिर से वही रोल नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है फिगर्स में। फिर यहाँ पर है इन वर्ड्स, शब्दों में, फिर यहाँ पर आप देखिए वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ 2 करोड़ 22 लाख कुछ करके ऐसे, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड से देख के लिख देना है। कक्षा है क्लास 10th TNTH लिखिए, ब्रैकेट में 1010 लिख दीजिए। आप रोमन में भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, है ना, चाहे आप ऐसे लिखिए, ये चलेगा। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू बी फिल्ड हियर, सब्जेक्ट कोड यहाँ से फिर से 002 आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट नेम हिंदी कोर्स से का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए हिंदी कोर्स से, पूरा नाम लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है। मीडियम ऑफ आंसरिंग, हिंदी का आंसर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा।
परीक्षा का दिन, डे ऑफ एग्जामिनेशन, कल वेंसडे है, आप वेंसडे लिखेंगे WEDNESDAY। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ देखिए 21/2/2024, कल यही तारीख है 21/2/2024, जैसे यहाँ लिखा है उसी फैशन में आप यहाँ पर लिखिए। फिर ये सिग्नेचर प्रेसिडेंट, जिस तरह का सिग्नेचर आपने यहाँ पर किया था एग्जैक्टली उसी तरह का सिग्नेचर आप यहाँ पर कीजिए। इसके अलावा अब आप इस पेज पर आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं लिखना है। अब आप पेज पलटिए, यहाँ से आपको मिलता है आंसर लिखने के लिए। बहुत सारे कहते हैं कि इस पेज से आंसर लिखना चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग यहाँ से अपना आंसर लिखना शुरू नहीं करेंगे। आपको पहली जो बुकलेट मिल रही है वो 32 पेजेस की मिल रही है, पेजेस एनफ है। उसके अलावा भी आपको एडिशनल शीट्स मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो। फिर इसकी चिंता नहीं करनी है कि पेजेस कम है। आप यहाँ से लिखना नहीं शुरू करके आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। आप देखिए आपको जो आंसर बुकलेट मिली हुई है, आंसर शीट, उसमें आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखते तो ये होता है हमारा टॉप मार्जिन, और नीचे की एक लाइन में आप नहीं लिखेंगे तो ये हमारा बनता है बॉटम मार्जिन। इन दोनों मार्जिन में हमको कुछ नहीं लिखना है। देन ये है लेफ्ट मार्जिन, ये ऑलरेडी आपके आंसर शीट में बना हुआ ही आएगा, हर हाल में बना हुआ आएगा। और ये है राइट मार्जिन, अभी मेरे पास जो सैंपल है इसमें राइट मार्जिन बना हुआ है। हो सकता है कि CBSE कल जो आपका आंसर शीट दे उसमें भी ये राइट मार्जिन बना हुआ हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर नहीं बना हुआ है, आपके पास लॉन्ग स्केल है आपके ट्रांसपेरेंट पाउच में, उसमें से निकालिए, पेंसिल निकालिए, पेंसिल और स्केल की मदद से यहाँ पर आधे स्केल की चौड़ाई एक राइट मार्जिन हर पेज पर खींच लीजिए। देन है यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिखा है। CBSE जो कल आपको आंसर शीट देने वाली है, हो सकता है कि उसमें सभी पेजेस पर पहले से पेज नंबर्स लिखे हों, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखे हों तो अब आप यहां से हर पेज पर इस तरीके से अपना पेज नंबर लिख लें। जैसे यहां पर मैंने लिखा है हर पेज पर, यहां भी आप इस तरह से लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन पेपर आप उठाएं। क्वेश्चन पेपर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। आंसर जो बुकलेट मिली है उस पर भी हो सकता है आगे या पीछे कहीं पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ोगे तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो अप करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को एक बार थोरोली शुरू से अंत तक एक सरसरी निगाह आप डाल लीजिए और देखेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शंस में, खंड में डिवाइडेड है। उनमें से जिस खंड का आंसर आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं उनके ऊपर आप 3 डॉट्स लगाइए। जो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं उनके बगल में इस तरह से, मान लीजिए आपको ये खूब अच्छी तरह से आता है, यहाँ पर आप 3 डॉट्स लगाइए। अगला जो सेक्शन है आपको अच्छी तरह से आता है तो उसके आगे आप यहाँ पर आगे अगला खंड, तो इसके आगे आप 2 डॉट्स लगाइए। और जो कच्चे पक्के आते हैं तो सिंगल डॉट, और जो बिल्कुल भी नहीं आते उसके ऊपर कोई भी डॉट नहीं लगाइए। ये डॉट मैंने अभी आपको समझाने के लिए पेन से लगाया, पर आप वहां पर पेंसिल से लगाएंगे। सिमिलरली हर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं उनके सामने वैसे ही आप 3 डॉट्स, जो अच्छी तरह से आते हैं उनके सामने आप लगाइए 2 डॉट्स, और जो कच्चे पक्के आते हैं उनके सामने आप लगाइए सिंगल डॉट, और जो नहीं आते उनके सामने आप कोई डॉट नहीं लगाइए। इसी तरह हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स में भी आपको करना है 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, सिंगल डॉट, नो डॉट्स, इस तरह से। अब आपका एक सीक्वेंस बन गया। अब आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। जब आप आंसर लिखेंगे तो एक सेक्शन के सारे आंसर्स टुगेदर आपको लिखने हैं, और एक क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स के आंसर्स आपको टुगेदर लिखने हैं, एक साथ लिखने हैं, उनको अलग अलग बिखराना नहीं है। लेकिन आप जैसे एक सेक्शन की शुरुआत करते हैं, खंड की शुरुआत करते हैं, उससे सारे क्वेश्चन टुगेदर लिखें, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन का आंसर्स लिखें जिनके आंसर आपको खूब अच्छी तरह से आने, 3 डॉट्स वाले लिखें, फिर आप 2 डॉट्स वाले क्वेश्चन का आंसर्स लिखें, फिर आप सिंगल डॉट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखें, और फिर जो आपको नहीं आता, जिसके ऊपर कोई डॉट नहीं लगाया, उन क्वेश्चन का आंसर्स लिखें। गलत या सही, थोड़ा या ज्यादा, आप आंसर जरूर 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 लिखें। अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें, कतई ना छोड़ें।
एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छूटना चाहिए। फिर आप अगले सेक्शन का लिखें। उसी तरह से जब आपको ये क्वेश्चन लिखते हैं उसके सारे सब पार्ट्स के भी आप आंसर लिखें, पहले 3 डॉट्स वाले, फिर 2 डॉट्स वाले, फिर 1 डॉट वाले, फिर नो डॉट वाले पर जरूर लिखें। एक चीज और आपको ध्यान में देनी है कि 2 मेन आंसर्स के बीच में आपको 2 लाइन का गैप छोड़ना है और एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स के बीच में आप सिंगल लाइन का गैप छोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमने शुरुआत किया खंड अ से, तो यहां पर खंड अ यह सेक्शन है जो भी है वो लिखिए और इसको हाईलाइट कीजिए। मैंने भी हाईलाइट करने की कोशिश की अपने अंदाज में, आप हाईलाइट कीजिए और फिर उनके प्रश्नों के जवाब लिखिए। ये जो लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन के जस्ट लेफ्ट में आपका क्वेश्चन नंबर आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, फर्स्ट का क, फिर ख ग घ ऐसे चला गया, सेकंड का क ऐसे चला गया। तो इस तरह से लेफ्ट मार्जिन के जस्ट लेफ्ट में ही क्वेश्चन नंबर डालना है और लेफ्ट मार्जिन के जस्ट राइट में आपका आंसर का नंबरिंग डालना है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन बने हुए एमसीक्यू वाले हैं, तो एक के क का आंसर है थर्ड। अब केवल थर्ड लिख करके नहीं छोड़ना है, इस तरह से भी छोड़ देते हैं कई बच्चे। मेरे पास एक सैंपल है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये भी सही है। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ एग्जामिनर्स को इसमें ऐतराज हो सकता है कि पेज वेस्टेज हुआ है और निगेटिविटी चली जाएगी और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सारा खुला खुला और इतना सारा पेज, ये देखिए खुला है, पेज वेस्टेज में गिना जा सकता है, तो निगेटिविटी जा सकती है। इसीलिए मेरे हिसाब से बेटर क्या है कि आप इधर क्वेश्चन में, इधर आंसर का नंबर ये लिखे हुए हैं, अपना ऑप्शंस लिखे हुए हैं और उस ऑप्शन में जो बातें लिखी गई वो भी यहाँ पर हम उतार दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पेज भरा भरा लग रहा है, पेज वेस्टेज में काउंट नहीं हो रहा है। तो हर तरह के थॉट रखने वाले एग्जामिनर्स को ये डाइजेस्ट हो जाएगा। देखिए 2 मेन क्वेश्चन के आंसर्स के बीच में हमने 2-2 लाइन के गैप छोड़ रखे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन समाप्त, यहां पर मुझे 2 लाइन का गैप छोड़ना था और इसका अर्थ है कि यहां से हमको आंसर लिखना था अगले क्वेश्चन का यहां से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये लास्ट लाइन थी, ये मुझे मार्जिन के लिए छोड़ना था। तो क्या किया, यहाँ पर टोटल 3 लाइन छूट रहा था, इसलिए एक ऐसा क्रॉस किया और फिर आगे का क्वेश्चन मैंने अगले पेज पर लिखना शुरू कर दिया ऐसे। अब यहाँ से हमारा खंड बदल गया, खंड ब लिखा है, इसको हाईलाइट किया और फिर अगला क्वेश्चन लिखा। 11 का क लिखा है, इसका आंसर मेरा यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है और फिर 11 का ख लिखना है। 11 का ख लिख रहा हूँ, ये एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, इसीलिए बीच में केवल 1 लाइन का गैप दिया है। यहां पर देखिए 12 का क हमने लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त मुझे पॉइंट्स में आंसर लिखने की जरूरत महसूस हुई, तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इस फैशन में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पॉइंट नंबरिंग इससे डिफरेंट होना चाहिए। आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोमन में हम लिख सकते थे या इंग्लिश के अल्फाबेट्स में ABC करके लिख सकते थे। फिर हमने सोचा कि कहीं एग्जामिनर डाइजेस्ट नहीं किए, एग्जामिनर को लगा कि अरे ये तो हिंदी के पेपर में इंग्लिश के लेटर्स का यूज हो रहा है, अदर स्क्रिप्ट का देवनागरी नहीं है, ये कोई और स्क्रिप्ट है, कोई और लिपि में लिखी गई है। तो मैंने क्या किया कि इससे बचते हुए यहाँ पर बुलेट्स बना दिए। बुलेट्स कई तरह शेप में बनाए जाते हैं, आप भी बना करके यूज कर सकते हैं। देने आप जब भी आंसर लिखें साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। राइटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, कटिंग्स और ओवर राइटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो आंसर्स होने चाहिए वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं ओनली सीधी बात विद नो बकवास होनी चाहिए। जब आप आंसर लिखें तो कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करें, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से बचें ताकि मार्क्स ना कटे या कटे तो बहुत कम कटे। जब आप कोई एक शब्द लिखते हैं आप कोशिश करें कि शब्द में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ण है, अक्षर हैं, उन अक्षरों के बीच में एनफ गैप हो, अक्षर में अक्षर सटके नहीं रहना चाहिए और तो बहुत दूर दूर भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह जब आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो 2 शब्दों के बीच में एनफ गैप होना चाहिए। ये गैप इतना कम ना हो कि शब्द में शब्द सट जाए और इतने दूर दूर भी ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि ये ठग रहा है, बहुत खुला खुला लिख रहा है, पेज वेस्ट कर रहा है और अपना आंसर बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है
आपके फॉन्ट का साइज, अक्षरों का आकार इस तरह से होना चाहिए कि ऊपर वाले लाइन का कोई भी अक्षर नीचे वाले लाइन के किसी भी अक्षर से टकराए नहीं। इस बात का ध्यान देना है, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है और बहुत छोटा छोटा भी नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को माइक्रोस्कोप लगाकर या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़े। मीडियम साइज रहना चाहिए। यहां पर देखिए, अगर खुदा ना खास्ते किसी तरह की कोई एक पैराग्राफ गलत हो गया है तो जिस पेन से आप आंसर लिख रहे हैं उसी से एक बार ऐसे स्ट्राइक आउट करें, ऐसे क्रॉस नहीं लगाएं या फिर ऐसे डब्बे में बंद करके और ऐसे ऐसे काट करके साड़ी का किनारा नहीं बनाएं या ऐसे से लिपा पोती नहीं करें। चाहे आपका एक शब्द गलत है, एक बार स्ट्राइक आउट करें, पूरा एक लाइन गलत है, एक बार स्ट्राइक आउट करें, पूरा पैराग्राफ गलत है, एक बार ऐसे स्ट्राइक आउट करें। ये है, यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखा गया है। अनुच्छेद की इंग्लिश होती है पैराग्राफ, और पैराग्राफ का अर्थ होता है कि जिस किसी भी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है उससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनमें से किसी भी एक पॉइंट को जिसको आप मजबूत मानते हैं उसी को आप यहाँ पर बखान कीजिए, उसी को गहनता से लिखिए। ऐसा नहीं कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को डील कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है। जब हम निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो जहां से हमारी पॉइंट्स चेंज होती है वहीं से पैराग्राफ चेंज होता है। अर्थ होता है कि एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को डील करना है, तो यहां भी वही काम करना है। ओके, देन है कि जो आपका पैराग्राफ हो दिए गए शब्द लिमिट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और एक से अधिक पैराग्राफ, इसको निबंध की तरह ऐसा नहीं कि मल्टीपल पैराग्राफ आप लिख रहे हैं। एक अनुच्छेद लिखने पर तो एक ही अनुच्छेद यानी कि एक ही पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर है एक नमूना सैंपल जो है वो लेटर का है। लेटर दो तरह का, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर, व्यक्तिगत पत्र और कार्यालयी पत्र। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्मेट में लिटिल बिट बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑफिशियल लेटर का लिखा हुआ है, जिस लेटर में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता होता है। यह क्वेश्चन में अगर दिया है तो वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, अपने मन से नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर जिस शहर में आपका सेंटर पड़ा उस शहर का नाम और कॉमा डाल कर आप राज्य का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन गैप छोड़ करके पत्र लिखने वाले की जिस दिन पत्र लिखे उस दिन की तारीख आती है, तिथि आती है। और आप चूंकि एग्जाम दे रहे हैं और कल आपका हिंदी का एग्जाम है तो यहाँ पर कल का आप डेट लिखें 21 फरवरी 2024। उसके बाद आप 2 लाइन के गैप दें, फिर यहाँ पर संबोधन दें, सेवा में उस पद का नाम लिखें जिस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं और उसके नीचे उसके ऑफिस का पता। ये आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन हो सकता है, दिया हो तो वो लिखे, नहीं दिया हो तो आप यहाँ पर इमेजिनरी अपनी तरफ से काल्पनिक पता लिख सकते हैं। एक लाइन का गैप देकर के आप फिर विषय लिखें, सब्जेक्ट किस संबंध में आप लिखे हैं। ध्यान रहे कि ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, और ये जो फॉर्मेट है ये ऑफिशियल लेटर का है, कार्यालय पत्र का है, ये व्यक्तिगत पत्र का नहीं है। व्यक्तिगत पत्र में कभी भी हम विषय या सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये इसमें लिखते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। और वहाँ पर व्यक्तिगत पत्र में सेवा में भी नहीं आता, उसमें आदरणीय या फिर प्रिय ऐसे शब्दों का आता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ करके महोदय, और महोदय के बाद अब आप बात लिखेंगे एग्जैक्टली टू द पॉइंट और संक्षिप्त में, कम से कम शब्दों, कम से कम वाक्यों में अपनी पूरी बात पत्र में कहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके धन्यवाद, और फिर 2 लाइन छोड़ करके फिर भौतिक, फिर 1 लाइन छोड़ करके पत्र लिखने वाले का नाम। यह नाम क्वेश्चन में दिया है वही नाम लिखेंगे, अपने मन से कोई नाम नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है, सेंटर का कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर अ ब स या क ख ग लिखेंगे। और ये जो गैप है, एक लाइन जो छोड़ा था उसी पर इसी नाम से संबंधित एक हम हस्ताक्षर, दस्तखत यानी कि सिग्नेचर करेंगे। एक बात आप ध्यान देखेंगे कि पूरा पत्र ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तक लेफ्ट अलाइनमेंट में, सब कुछ एक अलाइनमेंट में है, और यहाँ राइट हैंड में फॉर्मेट में कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया। यहाँ भी नहीं, 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 और यहाँ भौतिक के बाद भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
यहाँ पर धन्यवाद लिखा है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यानी कि एक पंक्चुएशन मार्क आएगा, लेकिन वही अगर सब धन्यवाद लिखते तो ये नहीं आता। हालांकि कई जगह पर यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आपको मिलेगा, बहुत सारे गाइड में या सैंपल में, मॉडल पेपर में, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। उसके बाद है बधाई संदेश हो या किसी भी तरह का कोई भी संदेश हो, ईमेल हो, विज्ञापन हो, इस सारे बॉक्स के अंदर लिखे जाते हैं। यहाँ पर बॉक्स पेन से बनाया गया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि बॉक्स पेंसिल से बनाए। यहाँ पर उदाहरण जो दिया हुआ है 17 अथवा, देखिए क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा हुआ है। अगर हम कई बार क्वेश्चन दिया रहता अथवा दे करके, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखना है रहता हमको तो केवल 17 लिखते, और नीचे वाला अथवा के नीचे वाला सवाल का जवाब देना है तो 17 अथवा जरूर लिखेंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है अथवा के साथ, ये फॉर्मेट आपको अपनाना है। अब है कि जो फॉर्मेट में संदेश में, ईमेल में और विज्ञापन में जो बॉक्स बनाना है वो पेंसिल से बनाए। हमारी तरह पेन से नहीं बनाए, आप पेंसिल से बनाए। और यहाँ पर संदेश में यहाँ पर आप टाइटल डालें। अगर आपको पता है कि बधाई संदेश है तो लिखे बधाई संदेश। अगर आपको कोई कैटेगरी नहीं समझ में आ रही तो केवल संदेश लिखें, और जो संदेश लिखने का फॉर्मेट है उसको फॉलो अप करें। सबसे पहले क्या फॉर्मेट, यहाँ पर ऊपर में लिखना है तिथि तारीख, तो कल परीक्षा आप दे रहे हैं तो कल की तारीख लिखिए 21 फरवरी 2024। उसके नीचे टाइम, आपका एग्जाम का टाइम है 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, उसके बीच का कोई टाइम यहाँ पर डालें, जैसे यहाँ पर डाला हुआ दोपहर 12:30 बजे। उसके बाद आप संबोधन दें और जो भी आपको लिखना है पत्र लिखे। पत्र की तरह ही है ये संदेश, पर कम से कम शब्दों में इसको लिखा जाता है और डब्बे के अंदर लिखा जाता है। यह फॉर्मेट आप पढ़े होंगे, इसको फॉलो अप करें। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड लग रहा है, इसीलिए कोशिश आप ये रहती कि यहाँ पर जगह बच गया तो ऐसे क्रॉस करते और इसको उठा करके इस पेज पर ले आते तो थोड़ा खुला खुला स्पष्ट से लिखते, और यहाँ पर इन सारे मार्जिन्स का भी हम लोग ध्यान रख सकते थे। ओके, देन है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ईमेल का, तो ईमेल का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए डब्बे के अंदर लिखना है। इस तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। हाँ, प्रश्न के लिखते हुए तो राइटिंग का, रिप्रेजेंटेशन का जैसा भी बताया है, सारे मार्जिन्स का, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखें, पर साथ साथ टाइमिंग का भी, स्पीड का भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी आनी चाहिए और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी आनी चाहिए, विदाउट कटिंग, विदाउट ओवर राइटिंग, है ना, बिना कोई गंद मचाए हुए साफ साफ सुंदर सुंदर लिखावट होनी चाहिए। यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ये सब चीज़ भी चाहिए। अब है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हमको पता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे फ्रेश लिख के बता रहा हूँ आपको, वो आ रहा है 80 मार्क्स का, और आपको कुल जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट्स का। इस 180 मिनट्स में बहुत सारे काम है। हमको कम से कम रिवीजन के लिए 30 मिनट्स का समय चाहिए, और रिवीजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम रनिंग होते हैं और लिख रहे होते हैं तो उस दौरान कई तरह की गलतियां हमसे भी हो जाती है, और गलती इंसान से होती है, हम इंसान है तो होंगे। अब है कि उन गलतियों का अगर एग्जामिनर पकड़ता है तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स काटेगा, लेकिन अगर हम उन रिवीजन करते हैं तो हमारी ना 100% तो बहुत हद तक हमारी गलतियां, हमारी कमियां हमें खुद समझ में आ जाएंगी, और उसको अगर हम सुधार लेंगे तो वहां पर नंबर नहीं कटेगा या बहुत कम कटेगा। इसीलिए रिवीजन तो चाहिए। तो रिवीजन के लिए 30 मिनट्स। फिर है आपको पर्टिकुलर्स भरना है, उसके लिए भी समय चाहिए। अटेंडेंस शीट भरना है, उसके लिए भी समय चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए भी समय चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 20 से 30 मिनट। और भी कई तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं। कभी कोई कहता है ज्योमेट्री बॉक्स दिखाओ, उसमें क्या रखे हो, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, तो अपना आई कार्ड दिखाओ, तो और भी कई तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो 30 मिनट्स उसके लिए आप छांट दीजिए इन सभी चीज़ों के लिए। तो कम से कम 120 मिनट बच रहा है, और अधिक से अधिक आपके पास अगर बचेगा इसमें से तो 160 मिनट समय बचेगा, अगर 20 मिनट आप रिवीजन के लिए बचाते हैं तो यानी कि इतने में ही, इसी टाइम में ही 80 मार्क्स का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अगर हमको मिनिमम पर देखें तो 80 डेढ़े 120 होता है। इस हिसाब से 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको मिलेगा 1.5 मिनट, और 2 नंबर के लिए 3 मिनट, 3 नंबर के लिए 4.5 मिनट, 4 नंबर के लिए 6 मिनट, 5 नंबर के लिए 7.5 मिनट। इसी रेशियो से हमको लिखना है, यानी कि 1.5 मिनट
पर 1 मार्क के हिसाब से हमको अपना स्पीड मेंटेन करना है कम से कम। और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, 2 मिनट का अगर लेते हैं 80 नंबर 160 मिनट, यानी कि 2 का यहाँ पर जा रहा है हिसाब, तो 1 नंबर के लिए 2 मिनट, 2 नंबर के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8 और 5 के लिए 10 मिनट का समय। अब यानी कि 1.5 मिनट से 2 मिनट का ही पर 1 मार्क का हिसाब लेकर के लिखना है। इससे ज्यादा में नुकसान हो जाएगा। अब इसका यह अर्थ नहीं कि बार बार घड़ी देखते रहे और लिखते रहे, तो उसमें टाइम देखने में टाइम वेस्ट ना करें। बेहतर के एक अंदाजा कि हाँ इतने देर में इतने नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है, ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। पूरा क्वेश्चन लिख लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने एडिशनल शीट लिया है या नहीं लिया है, तो उसकी जानकारी जो यहाँ भरनी थी कवर पेज में, यहाँ कहीं लिखा था, एक सेकेंड, यहाँ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, अगर नहीं लिया है तो 00, लिया है 1, लिया है तो 01, 2 लिया है तो 02, इस तरह से लिखना है। और यही जानकारी फिर एक बार यहाँ भी देनी थी हमको, यहाँ पर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, यहाँ पर अब आप उसको लिख लीजिए, है ना। अब उसके बाद अब आप आ जाइए रिवीजन के लिए। शुरू में भी आंसर लिखते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े और अच्छी तरह से समझे। हड़बड़ाहट में आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ कर और एक झलक देख कर आंसर ना लिखे, कम से कम 2 बार पढ़ें और समझें कि क्वेश्चन क्या आंसर डिमांड कर रहा है, फिर आंसर लिखें। सिमिलरली रिवीजन के समय कम से कम एक बार खूब अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ें और समझें और फिर उसके अनुसार अपना आंसर पढ़ें कि जो उसमें डिमांड है वही आंसर हमने लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो सही है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलते हैं तो उसको आप करेक्ट करते चलिए, पंक्चुएशन मार्क मिस्टेक मिलते हैं उसको करेक्ट करते चलिए। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं हमारा जो आंसर है वो अधूरा है, तो यहाँ पर मान लीजिए अधूरा है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट में लिखिए इस उत्तर का शेष भाग पृष्ठ संख्या इतना पर, और आगे के बहुत सारे पेजेस खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के आप उस पेज पर आंसर लिखिए। फिर यहाँ भी आप क्वेश्चन नंबर डालिए, यहाँ ब्रैकेट डालिए और लिखिए उत्तर संख्या इतने का शेष भाग, संदर्भ और फिर पिछले पेज का ये संदर्भ आप दे दीजिए कि कितने नंबर पेज पर ये था। उस तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा ही छूटा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ जितना गैप छूटा अगर उतना भी लिखा जाता है तो लिख लीजिए। ज्यादा है तो उस पेज में जाना तो उस तरीके से जाइए। और अगर आपको लगता है नहीं ये तो पूरा आंसर ही गलत है, तो इसको यहाँ पर एक बार स्ट्राइक आउट कीजिए ऐसे, और फ्रेश क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल करके आगे चल करके लिखिए और यहाँ पर रेफरेंस दीजिए, कृपया इस प्रश्न का सही उत्तर पृष्ठ संख्या इतना पर देखें। ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। अब रिवीजन भी आपने कर लिया, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 180 मिनट मिला है, उसमें मिनट का हिसाब लेते हुए काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले लिख लिया है तो सोना नहीं है और इधर उधर देखना नहीं है, चीटिंग करना नहीं है, कराना नहीं है। आप रिवाइज करते रहिए, अपनी कमियों को दूर करते रहिए और लास्ट में सब कुछ चेक करके और तब आप अपना आंसर शीट सबमिट करके अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के आप आइए। एक चीज और, आपका जब ये क्वेश्चन लिखना समाप्त हो गया तब लास्ट में आप कहीं भी समाप्त या द एंड वगैरह ना लिखें। हालांकि बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ना लिखें तो ना ही लिखें, क्योंकि किसी चीज का द एंड नहीं होता। हो गया। अब एग्जाम के दौरान आप ना पूछें, ना बताएं, ना देखें, ना दिखाएं। किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आपको एग्जामिनर्स परेशान करें, टॉर्चर करें, आपको मेंटल साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करें और उससे आपका एग्जाम खराब हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट।